Hello everyone. So today our topic is unit and measurement and welcome all of you in our channel the Conceptual Academy. तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आपको पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बता देते हैं कि इसका यूज़ क्या है और इसमें आपको क्या जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले यह चैप्टर पूरे क्लास 11th और 12th में आपको इसका पूरा यूज़ देखने को मिलेगा। तो इसका यूज़ तो आपको पता चल गया कि कहाँ पे यूज है, पूरा क्लास 11th और पूरा 12th। और इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा यूनिट्स के बारे में, मेजरमेंट्स के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, स्केलर वेक्टर को कैसे क्लासिफाई करते हैं, टेंसर्स क्या होते हैं, फिर कोई भी किसी भी यूनिट को कैसे यूनिट बोलते हैं, या कोई भी यूनिट जो है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट क्या होता है, ठीक है। वे सारे आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और कुछ प्रैक्टिकल यूनिट के भी बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेजरमेंट से। मेजरमेंट क्या है? तो सबसे पहले मेजरमेंट के बारे में, मेजरमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मापना। तो जैसे कि ग्लास में पानी है, तो हमको पता नहीं है कि कितना पानी है, तो उसको मेजर करना है। तो मेजर करना है तो कैसे उसको मेजर करेंगे? तो वो जो ग्लास में जो पानी है वो पहले से अननोन क्वांटिटी है और हमको उसको मेजर करना है। तो हम कैसे मेजर करते हैं? 1 लीटर है, या तो 2 लीटर है, या तो 3 लीटर है। तो जो अननोन क्वांटिटी है उसको हम किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं, उसी को मेजरमेंट बोलते हैं। कि कोई भी रॉड है, इतना बड़ा रॉड है, हमको लेंथ नहीं पता है, लेकिन हम इसको मेजर, इसका लेंथ जो पहले से है वो अननोन क्वांटिटी है, लेकिन इस लेंथ को हम लोग मेजर कर लेते हैं कैसे कि 5 मीटर है, 10 मीटर है। हम एक इसको कांस्टेंट क्वांटिटी से कंपेयर किए, क्या? मीटर। 1 मीटर में हम लोग को पता है कि 100 सेंटीमीटर होता है, हम लोग डिफाइन कर चुके हैं मीटर को। तो मीटर हम लोग का एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो गया, जो पहले से रॉड का लेंथ नहीं पता था वो अननोन क्वांटिटी हो गया। तो मेजरमेंट का डेफिनेशन यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ measurement is the comparison of unknown quantity with known constant quantity। तो आपको ये बात पता चल गया होगा कि क्या है मेजरमेंट। मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विथ नोन कांस्टेंट क्वांटिटी, इसी को क्या बोलते हैं? मेजरमेंट बोलते हैं। तो मेजरमेंट का ये बेसिक सा आइडिया है कि आपको किसको मेजरमेंट बोलते हैं। तो आपको मेजरमेंट बता दिए, अब आपको आगे लेके चलते हैं किसमें? फिजिकल क्वांटिटी में। तो देखिए, फिजिकल मेजरमेंट तो पता चल गया, फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? अब हमारा टॉपिक है किसके बारे में? फिजिकल क्वांटिटी में। तो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वांटिटी क्या होता है। तो क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, क्वांटिटी जो चीज मेजरेबल हो क्वांटिटी है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर मेजरेबल चीज को हम फिजिकल क्वांटिटी बोल दें। फिजिकल क्वांटिटी का एक अलग ही डेफिनेशन है फिजिक्स में, ठीक है। तो जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आपको समझना है इसको कि कोई भी क्वांटिटी, ऐसा कोई भी क्वांटिटी हो जो मेजरेबल हो। पहला प्रायोरिटी है कि मेजरेबल होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि वो फिजिक्स के लॉ को डिफाइन करता है या फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करने में मदद करता है, उसी को बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का पहले डेफिनेशन सिंपल से लिख लें, ऑल दोज क्वांटिटी या ऑल क्वांटिटी which is measurable and also helps us in defining or describing the law of physics।
डिफाइनिंग और डिस्क्राइबिंग द लॉ ऑफ फिजिक्स, तो वो सारे क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। और फिजिकल क्वांटिटी अब आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा वो फिजिकल क्वांटिटी है कि जो मेजरेबल हो और फिजिक्स के लॉ को डिफाइन करने में मदद करता है। तो आपको हम एग्जांपल लेके समझा सकते हैं, मास, वेलोसिटी, फोर्स, और भी न जाने कितने एग्जाम्पल हैं। तो कैसे हमको कैसे सेटिस्फाई करता है फिजिकल क्वांटिटी के क्राइटेरिया को, तो मास हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि आइंस्टीन का जो थ्योरी है एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर, इसमें एक मास टर्म आता है। तो आइंस्टीन के थ्योरी, आइंस्टीन के फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करने में कौन मदद किया? मास मदद किया। आइंस्टीन के थ्योरी को डिस्क्राइब करने में क्या? वेलोसिटी ऑफ लाइट मदद किया। तो जो फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करता है वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। खुद एनर्जी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास वेलोसिटी से बताया। फोर्स क्या है? फोर्स जो न्यूटन का लॉ था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे मास तो पहले ही पता चल चुका है, एक्सेलरेशन भी फिजिकल क्वांटिटी है, और यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्योंकि अगर एक्सेलरेशन पता करना हो कोई भी ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन को डिफाइन करने में, इस क्वांटिटी को डिफाइन करने में फोर्स का मदद हुआ। इसी वजह से फोर्स भी क्या है कि हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं। और आपको अब ले चलते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाइड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो और फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाइड करने से पहले आपको एक और बात जानना जरूरी है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो जैसे कि कोई भी लेंथ है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो लेंथ को कैसे लिखते हैं? 2 मीटर। फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, तो 5 न्यूटन, उसका यूनिट क्या होता है? 5 न्यूटन। और क्या? वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है सर। तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटी में एक चीज नोटिस करने से पता चला है कि फिजिकल क्वांटिटी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो एन यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले एन यू से पहले लिख लेते हैं। पहले इसका एक कांस्टेंट टर्म आता है, एक कांस्टेंट टर्म आता है, और उसके बाद उसका यूनिट आता है। यानी जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है उनका रिप्रेजेंटेशन जो होगा, उनको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक कांस्टेंट टर्म और बाद में उनका यूनिट आता है। तो फिजिकल क्वांटिटी को एन यू, ऐसे बुक में आपको देखने के लिए मिलेगा। एन मीन्स जो आगे वाला जो टर्म होता है 1 2 3 4 जो कांस्टेंट टर्म, यू से मतलब यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन एन यू से होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाइड ऐसे, तो आपको पता होगा कि फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, स्केलर्स, वेक्टर्स, टेंसर्स आता है। लेकिन आखिर सबको क्लासिफाइड कैसे किया गया है? तो फिजिकल क्वांटिटी जो मेरा है उनको 4 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, 4 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो हम दूसरा और तीसरा और चौथा चारों के बारे में बताते हैं। तो पहले नाम लिख लेते हैं, बारी बारी से चर्चा कर लेंगे। पहले को क्लासिफाई किया गया है डिपेंडेंसी के आधार पे, डिपेंडेंसी के आधार पे। दूसरे को क्लासिफाई किया गया है, पहले को डिपेंडेंसी के आधार के, पहले डिपेंडेंसी के आधार पे क्लासिफाई किया गया है, और दूसरे को क्लासिफाई किया गया है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के आधार पे, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के आधार पे। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के आधार पे। और तीसरे को क्लासिफाई किया गया है प्योर रेशियो, कौन सा ऐसा क्वांटिटी है जो प्योर रेशियो है। और जो अंतिम को क्लासिफाई किया गया है उसको टेंसर्स बोलते हैं, कि टेंसर्स कौन है। तो आपको बताते हैं कि कौन डिपेंडेंसी के आधार पे कौन है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, प्योर रेशियो और टेंसर्स के बारे में। तो बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको डिपेंडेंसी के आधार पे बताते हैं कौन कौन बांटा गया। ठीक है, डिपेंडेंसी के आधार पे बांटा गया इसमें आपको दो क्वांटिटी को। डिपेंडेंसी के आधार पे मेरा आया, पहला आया फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। फिर दूसरा आया डिराइव क्वांटिटी,
पहला या फंडामेंटल, दूसरा या डिराइव्ड, या तीसरा या सप्लीमेंट्री। पहला फंडामेंटल, दूसरा डिराइव्ड, तीसरा सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो आपको फंडामेंटल किसको बोलेंगे, डिराइव किसको बोलेंगे और सप्लीमेंट्री किसको बोलेंगे, ये बहुत ही इजी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, बेसिकली आपको पता होना चाहिए, वैसे क्वांटिटी जो किसी भी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। ये इस हमारे प्लैनेट का, हमारे यूनिवर्स का ऐसा क्वांटिटी जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। यानी इसको सिंपल डिफाइन होगा, दोज क्वांटिटी which do not depend on other quantity, वैसे सारे फिजिकल क्वांटिटी जो किसी, दोज क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी, वे सारे फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं, उन सारे को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, और फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे जो नेचर में है वो हमारे 7 ही अभी तक क्लासीफाई किए गए हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं, 7 हैं, और उन 7 का नाम हम लिख देते हैं, कौन कौन है उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। यहाँ पे इसको भी मिटा लेते हैं। तो पहला हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है, पहला है हमारा मास, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम, जिसका मास जो है, इसको यूनिट क्या होता है, केजी, किलोग्राम, जिसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हो गया हमारा लेंथ, जिसका यूनिट हम मेजर करते हैं मीटर में, जिसको शॉर्टकट में एम लिखते हैं। तीसरा हो गया हमारा टाइम, तीसरा टाइम सेकंड में स्मॉल एस। चौथा हो गया करंट, इसका हो गया इलेक्ट्रिक करंट, करंट नहीं, ओनली करंट लिखना गलत होगा, करंट मीन्स धारा होता है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, जिसका यूनिट ए से। पांचवा होता है हमारा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जिसको केल्विन में डिनोट कर, केल्विन में मेजर करते हैं। और छठा हो गया हमारा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, जिसको कैंडेला में मेजर करते हैं। ठीक है, और जो 7वां हमारा हो गया अमाउंट ऑफ सबस्टांस, जिसको मोल में मेजर करते हैं, और जिसका यूनिट भी क्या होता है, ये होता है मोल। तो आपको अब इसमें आइडिया लग गया होगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है और उसका यूनिट क्या है। तो ये सारे ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब आपको डिस्क्राइब कर दें कि कैसे डिपेंड नहीं करते हैं किसी और पे। मास है, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो मास है, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास है, आपको क्या देखने को मिलेगा कि जैसे कि इस मार्कर का ही मास है, कहीं भी जाने पे ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं कि मास, आपको पता ही होगा कि ऑल ओवर यूनिवर्स मास कभी चेंज नहीं करता है, टेम्परेचर बढ़े घटे इसको कुछ से भी मतलब नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट का लेंथ, इस मार्कर का क्या लेंथ है, क्या टेम्परेचर, प्रेशर, किसी भी वजह से इसको कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा। यानी कि इसका लेंथ हमेशा क्या होगा, इंडिपेंडेंट है कोई अदर क्वांटिटी से। तो ये इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि ये सारे क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो आगे आपको दिखाते हैं, किसके बारे में बताते हैं, आपको आगे बताते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में। डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, तो डिराइव क्वांटिटी किसको बोलते हैं, देखिए नाम से ही पता चलता है कि कौन क्वांटिटी है। डिराइव क्वांटिटी मतलब ये दूसरे क्वांटिटी से डिराइव हुआ है, दूसरे क्वांटिटी से आया है। ठीक है, तो आपको बता दें कि पहले इसका डेफिनेशन नोट करें, दोज क्वांटिटी विच डिपेंडेंट
which depend on physical quantity, which depend on fundamental quantity. वे सारे हमारे डिराइव क्वांटिटी हैं जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। उन सारे को क्या बोलते हैं हम? उन सारे को बोलेंगे हम डिराइव क्वांटिटी। तो डिराइव क्वांटिटी में कौन कौन आ जाता है, इसके लिए आपको एग्जांपल लिखना होगा। स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, स्पीड हो गया, फोर्स हो गया, चार्ज हो गया, स्पीड फोर्स चार्ज हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, मैग्नेटाइजेशन हो गया, बहुत सारा है। ठीक है, तो ये सारे क्वांटिटी हमारे क्या है? फंडामेंट डिराइव क्वांटिटी है। तो कैसे इनको डिराइव क्वांटिटी बोला जाता है, उस पर बात कर लेते हैं। तो डिराइव क्वांटिटी के लिए आपको उसको फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है कि किसी भी क्वांटिटी को ये बताने के लिए कि वो डिराइव कैसे हुआ है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं किसका? स्पीड का। स्पीड एक डिराइव क्वांटिटी कैसे है, बताइएगा? स्पीड, यदि स्पीड डिराइव क्वांटिटी कैसे है? यदि यह फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा तभी तो यह डिराइव क्वांटिटी है। हाँ, तो पहले ये समझना जरूरी है कि यह कैसे फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहले स्पीड को देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी पर कैसे डिपेंड करता है। तो जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को क्या चीज में मेजर कर? डिस्टेंस एक तरह का क्या है? लेंथ। लेंथ बाय टाइम। तो ये बताइए कि डिस्टेंस बाय टाइम यानी कि लेंथ है, डिस्टेंस एक तरह का लेंथ बाय टाइम। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये भी एक पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, दूरी सेम है, ए बी। इसको 1, इसको 2, दो कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें क्या हुआ? यदि कोई ए से बी तक गया, ए से बी तक जाता है 5 मिनट में, आपको ए से बी तक गया 10 मिनट में, तो किसका स्पीड ज्यादा होगा? 1 वाले का कि 2 वाले का? पता है, इसमें सभी को पता होगा कि ये जल्दी गया, यानी कि 1 का स्पीड ज्यादा है 2 से। क्यों? क्योंकि यह टाइम पे डिपेंड किया। जो कम टाइम में गया उसका स्पीड ज्यादा, जो ज्यादा टाइम में गया उसका स्पीड कम। तो इसमें क्या हुआ? इसमें इससे ये पता चला कि जो हमारा स्पीड है वो टाइम पे डिपेंड करता है। हमारा जो टाइम है, टाइम एक हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, और फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसी वजह से हम बोलें कि स्पीड क्या है? एक डिराइव क्वांटिटी है, क्योंकि यह टाइम पे डिपेंड करता है। टाइम हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है और स्पीड किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे। और डेफिनेशन में बताएं तो ये सारे क्वांटिटी जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी उन सातों में से यदि किसी पे डिपेंड करते हैं तो उनको हम बोलते हैं कि वो हमारे डिराइव क्वांटिटी है। लेंथ पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि कोई यहाँ से यहाँ गया 2 मिनट में, आपको यहाँ से यहाँ गया 2 मिनट में, तो किसका स्पीड ज्यादा होगा? इसका स्पीड ज्यादा होगा। ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया कम टाइम में, कम डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही टाइम में, तो डिस्टेंस पे भी डिपेंड किया, यानी कि लेंथ पे डिपेंड किया और टाइम पे। तो ये हमारा हो गया क्लियर कि कैसे हम मेजर कर बताते हैं कि कोई भी डिराइव क्वांटिटी जो है कैसे फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। आपको ऐसा भी पता होगा कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और जो हमारा मास क्या है? हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी कि फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मास पे। तो इसी वजह से फोर्स भी हमारा क्या है? डिराइव क्वांटिटी है। ठीक है, अब आगे बात करना है, फंडामेंटल क्वांटिटी बात करनी है, डिराइव क्वांटिटी बात करनी है, और तीसरा है हमारा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में हमारे दो ही आते हैं, उनका नाम है, एक का नाम है हमारा रेडियन और दूसरा का नाम है ऑस्ट्रेडियन। हमारे एक का है रेडियन और दूसरा है ऑस्ट्रेडियन। ठीक है, तो रेडियन है और दूसरा ऑस्ट्रेडियन। तो एंगल जो है हमारा, जो एंगल है हमारा वो ये दोनों एंगल को मेजरमेंट करता है। रेडियन जो है
यह प्लेन एंगल को मेजर करता है। जो हमारा सर्किल है, वो कोई प्लेन पे सर्किल ऐसा बनाया हुआ है, तो ये जो हमारा सर्किल में जो एंगल का मेजरमेंट करते हैं वो रेडियन में करते हैं। और जो प्लेन एंगल, रेडियन में किसको नापते हैं? प्लेन एंगल को मेजर करते हैं। आपको बेसिकली बस ये जानना है कि रेडियन में किसको मेजर करते हैं। जितने भी प्लेन एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियन में मेजर कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलियन को सॉलिड एंगल में मेजर, सॉलिड एंगल जितने भी होते हैं उनको ऑस्ट्रेलियन में। सॉलिड एंगल का क्या मतलब हुआ? जैसे कि कोई एक तरह का ऐसे सॉलिड कोन है, ऐसे स्फेयर है, स्फेयर के सेंटर से ऐसे कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट से सॉलिड एंगल, कोई भी सॉलिड स्फीयर है, उसका कुछ ऊपर से एरिया लेके अंदर से कितना एंगल बना रहा है वो। जैसे बर्थडे का केक जो होता है उसमें कितना एंगल वो बन रहा है, वो पूरा कितना एंगल बन रहा है, ए वाला, ये पूरा कितना बन रहा है, वो हमारा होता है क्या? ऑस्ट्रेलियन में मेजर करते हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट पे भी हम बात कर लिए। तो ये हमारा बात था फंडामेंटल क्वांटिटी पे, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री। और उसके बाद बात करना था हमारा कि दूसरा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के आधार पे कैसे बांटते हैं। ठीक है, तो दूसरा बात करना है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के आधार पे, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के आधार पे। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के आधार पे दो ही होता है, पहला स्केलर और दूसरा होता है हमारा वेक्टर्स। वेक्टर्स का एक अलग चैप्टर ही पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो स्केलर्स किसको बोलते हैं और वेक्टर्स किसको बोलते हैं, ये देखिए। तो स्केलर सिंपल है, जिसका वैसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं हो। सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं हो, जिसमें सिर्फ क्या हो, जिसमें सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड हो, इसमें मैग्नीट्यूड भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो, इसमें वेल डिफाइंड डायरेक्शन हो। जिसमें मैग्नीट्यूड हो और वेल डिफाइंड डायरेक्शन हो उसको वेक्टर्स बोलेंगे, जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो उसको स्केलर बोलेंगे। तो स्केलर के एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। जैसे कि मास हमारा हो गया स्केलर क्वांटिटी, टाइम मेरा स्केलर क्वांटिटी, और क्या मेरा चार्ज मेरा स्केलर क्वांटिटी, ये सारे हमारे स्केलर क्वांटिटी हैं। क्यों है स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि इनको डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। मास, मास क्या आपने कभी सुना है 5 kg नॉर्थ 2 kg साउथ? नहीं सुना होगा। इसको डायरेक्शन से मतलब है ही नहीं। 5 kg मीन्स 5 kg, 2 सेकेंड मीन्स 2 सेकेंड, नॉर्थ साउथ अपवार्ड डाउनवार्ड कभी नहीं आता है स्केलर्स के साथ। इसी वजह से ये सारे हमारे स्केलर क्वांटिटी है जो सिर्फ जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे कि वेक्टर्स के एग्जाम्पल में आ जाता है हमारा फोर्स, वेलोसिटी, फोर्स, वेलोसिटी, और भी बहुत सारे हैं, एक्सेलरेशन है। ठीक है, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारे क्वांटिटी हैं। डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो आपको लग रहा होगा कि कैसे है, बताते हैं, अभी बताते हैं कैसे है इसमें डायरेक्शन। फोर्स, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन कैसे है वो दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, और आप इधर से ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, हाथ से इधर से फोर्स लगा रहे हैं। तो इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हुआ, यहाँ पे फोर्स मान लीजिए कि आप 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और मान लीजिए कि इधर ईस्ट है। ठीक है, तो 50 न्यूटन ईस्टवार्ड, ये हमारा फोर्स है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड मीन्स उसका परिमाण, और ये उसका डायरेक्शन हो गया। इसी वजह से फोर्स को हमेशा डायरेक्शन फोर्स में रहता है कि किधर की ओर है। और देखिए आपको ऐसे दिखाते हैं, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, उस पे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर हमेशा वेट लग रहा होता है mg। तो अगर मास है 10 न्यूटन, और अगर मास इसका 10 kg है,
और तो इसका अर्थ कितना फोर्स इसको खींच रही है, तो 10 इंटू जी का वैल्यू 9.8, हम 10 लेते हैं 100 न्यूटन, यानी कि अर्थ इसको 100 न्यूटन क्या डाउनवर्ड फोर्स से खींच रही है। यानी कि बेसिकली फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। उसी तरह से क्या है हमारा, उसी तरह से हमारा वेलोसिटी है। वेलोसिटी है, वेलोसिटी में क्या होता है कि कोई कार चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये इसका वेलोसिटी नहीं है। 2 मीटर पर सेकेंड के मतलब क्या हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड किसी भी डायरेक्शन में, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी कार चल रहा है, एकदम टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी, लेकिन 2 मीटर नॉर्थ लगा देते हैं तो यानी कि फिक्स हो गया। मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सिर्फ नॉर्थ में चल रहा है, वो हमारा क्या हो गया, ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड में सिर्फ स्पीड मेरा क्या होता है, कार का स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन कार का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड गलत हो जाएगा। 2 मीटर पर सेकंड नॉर्थ या साउथ या ईस्ट या वेस्ट बोलना होगा तभी सही होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया वेक्टर्स के बारे में। अब हमारा तीसरा आता है कि वैसे क्वांटिटी जो कि रेशियो के फॉर्म में होते हैं, प्योर रेशियो के फॉर्म में। तीसरे में आता है कि जो प्योर रेशियो के फॉर्म में है, प्योर रेशियो के फॉर्म में। तो प्योर रेशियो के फॉर्म में कौन कौन क्वांटिटी आते हैं, वैसे क्वांटिटी इनको एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनको डायमेंशन लेस या यूनिट लेस क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है, यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी। इसमें कौन आ जाता है, इसमें पहला सबसे टॉप पे है कौन, स्ट्रेन। कौन, स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन, या चेंज इन लेंथ लिख लेते हैं, बेटर रहेगा समझने के लिए, क्योंकि आपने अभी तक डायमेंशन नहीं पढ़ा, इसी वजह से। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ हमारा क्या होता है, स्ट्रेन। यानी कि इससे पता चलता है कि ऊपर भी लेंथ होगा, चेंज इन लेंथ कुछ मीटर में आएगा, नीचे भी ओरिजिनल लेंथ कुछ मीटर में होगा, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें सिर्फ कुछ यूनिट नहीं आएगा, इसी वजह से इसका नाम यूनिटलेस क्वांटिटी है। इसमें कुछ सिर्फ नंबर आता है, तो स्ट्रेन हो गया। और दूसरा जो हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमारा क्या है, हमारा प्योर रेशियो वाला क्वांटिटी है। इसमें भी फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट ऊपर भी स्पीड आ जाता है और नीचे भी क्या आ जाता है, स्पीड। ये क्लास 10th का है लेकिन फॉर्मूला यही होता है, एक वैक्यूम में और लाइट के स्पीड का रेशियो होता है वैक्यूम में और वैक्यूम में और मीडियम में। तो स्पीड स्पीड कैंसिल होके यूनिट तो इसका कट जाता है, सिर्फ कोई नंबर आता है। तो ये भी क्लियर हो गया। प्योर रेशियो वाला क्वांटिटी में बस आपको ध्यान रखना है कि कुछ उसका यूनिट नहीं होता है, उन क्वांटिटी का, प्योर रेशियो वाले क्वांटिटी का, उनको यूनिटलेस क्वांटिटी बोलते हैं। और जो लास्ट हो गया हमारा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कुछ ऐसे क्वांटिटी हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड जो है उनका जो डायरेक्शन है वो भी है, लेकिन फिर भी मतलब उनको ना तो स्केलर बोला जाता है ना तो वेक्टर बोला जाता है। यानी कि उनका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन होते हुए भी उनको ना तो स्केलर में रखा जाता है ना तो वेक्टर में रखा जाता है। यानी कि उसमें कौन आ जाते हैं, तो देखो पहले तो उनको बोला जाता है क्या, टेंसर्स, TNSORS, टेंसर्स। टेंसर्स बोला जाता है किसको, कि ए नॉन स्केलर और नॉट स्केलर नॉट वेक्टर, ना तो स्केलर है ना तो वेक्टर है, नहीं स्केलर ना तो वेक्टर, तो भाई क्या है, तो इनको बोला जाता है टेंसर्स। कौन आते हैं भाई टेंसर्स में, तो क्लास 11 12 में आपको बहुत ही कम क्वांटिटी है जो टेंसर्स है, तो उन दोनों के लिस्ट में पहला आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा आ जाता है हमारा बहुत ही फेमस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इलेक्ट्रिक करंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर होता ही है। डायरेक्शन
हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो फिर भी इसको क्यों भाई टेंसर्स में रखा गया। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में स्केलर, वेक्टर और टेंसर्स नहीं मिले तब आपको स्केलर में ही टिक आउट कर देना है, ठीक है, इनको एज्यूम कर लिया जाता है स्केलर में। लेकिन यदि टेंसर्स है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर है, वेक्टर है कि बोथ है कि टेंसर्स है, तो बोथ में नहीं, ना स्केलर ना वेक्टर, टेंसर्स लगाना है। एक्चुअली टेंसर्स है, इनको हायर मैथमेटिक्स बीएससी में पढ़ना है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताने वाले हैं, ठीक है, तो आपको बस याद रखना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आगे पढ़ने को मिलेगा। तो टेंसर्स भी खत्म हो गए। अब आपको बात आता है किसके बारे में, यूनिट के बारे में, कि अब यूनिट के बारे में पढ़ना है आपको कि यूनिट क्या होता है। तो यूनिट भी सेम, आपको यूनिट के बारे में भी डिस्क्रिप्शन बता देते हैं कि यूनिट क्या है। तो यूनिट जो होते हैं, यूनिट इज द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी को किस चीज में मेजर करना है उसी को यूनिट बोलते हैं। पानी है तो पानी कितना है भाई, तो पानी 2 लीटर है, 3 लीटर है। वजन कितना है, 2 केजी है। तो कोई भी क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ता है, यूनिट का जरूरत पड़ता है, ठीक है। यूनिट क्या है, यूनिट हमारा बेसिकली, इसमें ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें आपको, इसमें क्या है, इसमें है फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट, दूसरा है डिराइव यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट। तो यूनिट को बेसिकली 2 ही भाग में हम बांटते हैं, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट। और तीसरा है हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट, तो फंडामेंटल यूनिट किसको बोलते हैं, तो जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के जितने भी यूनिट हैं उन सारे यूनिट को फंडामेंटल यूनिट। डिराइव क्वांटिटी के जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी डिराइव क्वांटिटी हैं उनके यूनिट्स को डिराइव यूनिट्स। ये इसको लिखना जरूरी नहीं उतना, बस लिख सकते हैं दोज the units of all fundamental quantity is called, the units of all fundamental quantity is called fundamental unit, or the unit of all derived quantity is known as derived unit. they are supplementary units में 2 ही हैं, इनका नाम याद रख लीजिए, रेडियन और ऑस्ट्रेलियन, रेडियन और ऑस्ट्रेलियन 2 ही हैं सप्लीमेंट्री यूनिट में। तो ये यूनिट का भी खत्म हो गया लगभग कि यूनिट में कौन कौन आते हैं। फंडामेंटल यूनिट में आपको बता दें कौन कौन है। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है ना, मास, लेंथ, टाइम, तो इन सारे का यूनिट लिख दीजिए आप। मास का केजी, लेंथ का मीटर, ये सारे केजी, मीटर, एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ये सारे हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं। डिराइव यूनिट, न्यूटन हमारा डिराइव यूनिट है, और फिर से मीटर पर सेकंड डिराइव यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिराइव यूनिट है, रेजिस्टेंस डिराइव यूनिट है, ये सारा हमारा डिराइव यूनिट है। तो आगे अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि यूनिट, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट के बारे में, बस उसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट के बारे में, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट के बारे में। तो भाई यूनिट किसी भी तरह के नहीं ले सकते हैं। यूनिट तो पहले भी चलता था कि यहाँ से यहाँ नापना है, तो जब नहीं था मीटर तो लोग नापता था 1 बित्ता 2 बित्ता ऐसे, ठीक है। तो यूनिट तो कुछ भी हो सकता है, लोग पैर से भी नाप लेता है कि 1 गज 2 गज पैर से भी नाप लेता है। तो यूनिट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, उसको देखना चाहिए। यूनिट जो है वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। दूसरा, रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए। तीसरा, कन्वीनियंस इन यूज होना चाहिए। और चौथा और आखिरी क्या होना चाहिए कि इजी अवेलेबल होना चाहिए, इजी अवेलेबल, इजी अवेलेबल होना चाहिए। तो इसमें जो है, जो क्वांटिटी के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट, वेल डिफाइंड, रिप्रोड्यूसेबल, कन्वीनियंस इन यूज और इजी अवेलेबल। तो इसमें हम आपको बताते हैं कि वेल डिफाइंड के मतलब क्या हुआ। वेल डिफाइंड का मतलब हुआ कि उसका डेफिनेशन क्लियर कट होना चाहिए। रिप्रोड्यूसेबल का मतलब हुआ क्या कि उसको ज़्यादा अमाउंट में भी नापना है तो उसको मेजर कर सकें, ज़्यादा अमाउंट या कम अमाउंट में भी नापना है तो मेजर कर सकें।
और कन्वीनियंस इन यूज, हमारे जो जितना भी हमारे हमारे डेली लाइफ के यूज में वो आना चाहिए, ठीक है उसको। तो और रिप्रोड्यूसेबल भी होना चाहिए, वो तो बता ही दिया। और जो सबसे जरूरी है कि यह वेरी नहीं करना चाहिए, नॉट वेरिएशन नहीं होना चाहिए, इसमें वेरिएशन जो है वो नहीं होना चाहिए। वेरिएशन नहीं कि इसका मतलब एक स्केल से नापे तो 1 मीटर, दूसरा स्केल से मीटर में ही नाप रहे हैं तो 2 मीटर हो जा रहा है, नहीं। मीटर है तो डिफाइंड है, एक ही मीटर रहना चाहिए। यूनिट का यही खासियत होता है, ठीक है। पहले का जो यूनिट था, 1 हाथ 2 हाथ जो नापता था, तो अगर छोटा बच्चा 1 हाथ नापे तो वही क्वांटिटी कम हो जाएगा, कोई बड़ा आदमी नापे तो वो ज्यादा हो जाएगा। इसी वजह से हाथ वाला सिस्टम खत्म कर दिया गया, बित्ता वाला सिस्टम खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो आगे के लेक्चर में हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में। तो यूनिट हो गया फंडामेंटल यूनिट, डिराइव यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट के बारे में बताएंगे, ठीक है। जो ना तो फंडामेंटल है ना तो डिराइव है, उनको प्रैक्टिकली बहुत लॉन्ग बहुत ज्यादा अमाउंट में मेजर करने के लिए या बहुत कम अमाउंट में मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि लाइट ईयर, बहुत दूर का डिस्टेंस है, तो लाइट ईयर जो क्वांटिटी है ना तो लाइट ईयर जो यूनिट है, एक यूनिट है डिस्टेंस का, यहाँ से तारा का डिस्टेंस नापते हैं, तो ना तो फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है ना तो डिराइव में आता है, ठीक है। उसको 1 लाइट ईयर में उतना मीटर होता है, यानी कि उस प्रैक्टिकल यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट में या डिराइव यूनिट में चेंज कर सकते हैं। तो आगे के क्लास में हम आपको प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में बताएंगे और फिर डायमेंशंस के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।